नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर। सिटी हलचल अब यूट्यूब के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के बगरा ब्लॉक के तितावी के गांव लखान स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में हेडमास्टर द्वारा बच्चों को वितरित करने के लिए आए जूते गबन करने के आरोप में डायल 100 पुलिस ने हेडमास्टर को हिरासत में ले लिया। दरअसल गुरुवार को ग्रामीणों ने डायल 100 पुलिस को सूचना दी थी कि सरकार द्वारा बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में वितरित करने के लिए आए जूतों के कंसाइनमेंट को हेडमास्टर अपने साथ घर ले गया है। जिसकी सूचना पर पुलिस हेडमास्टर नरेश कुमार के घर पहुंची, जहां से पुलिस ने जूतों का कंसाइनमेंट हेडमास्टर के घर से बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने हेडमास्टर नरेश कुमार को हिरासत में ले लिया और तितावी पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीआरसी के अधिकारियों को सूचना देकर हेडमास्टर को अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। कुछ दिनों पहले भी ग्रामीणों ने हेडमास्टर और अन्य अध्यापकों पर मिड डे मील सहित अन्य कार्यों में धांधली करने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों ने बताया है कि विद्यालय में 99 बच्चों के प्रवेश दर्शाए गए हैं, जबकि विद्यालय में मात्र 12 से 15 बच्चे ही पढ़ते हैं, जिनके द्वारा आने वाला मिड डे मील भी हेडमास्टर व अन्य अध्यापकों द्वारा गबन कर लिया जाता है। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी और एबीएस से बगरा ब्लॉक के सुदर्शन लाल ने कहा कि आरोपी हेडमास्टर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम गाँव लखान के रहने वाले हैं, पूरे गांव के आदमी यहाँ पे हैं, इकट्ठे हो रखे हैं जी। सुबह करीब 9 बजे के आसपास मास्टर अक्षय, मास्टर का नाम ये प्रधान अध्यापक है, वहाँ के हेडमास्टर है गांव के प्राइमरी नंबर 1 के, इनका नाम है नरेश कुमार जी, और इनके सहायक हैं अक्षय कुमार जी। वो मोटरसाइकिल पे था और हेडमास्टर पीछे मोटरसाइकिल पे एक बोरा रख के अपने घर पे लेके गया। हमने और एक लड़के ने इसकी पूरी पिक्चर बनाई, घर तक की रिकॉर्डिंग हमारे पास मोबाइल में है। फिर दूसरा बोरा इन्होंने किया और दोनों लेके चल दिए। रास्ते में हमने इनको रोका, रास्ते में हमने इनसे पूछा कि कहाँ लेके जा रहे हो, कि मैं वहाँ पे इनको वापस जमा करने जा रहा हूँ, ये अनसाइज नंबर है। इनको गवर्नमेंट की तरफ से 99 पेयर जूते मिले हैं, जो कि इन्होंने कुछ बच्चों को भी बांटे होंगे। इन्होंने 99 बच्चों की वहाँ पे लिस्ट दे रखी कि मेरे स्कूल में 99 बच्चे हैं, जबकि वहाँ पे टोटल 10 या 12 बच्चे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने इनको 99 उनका वो दिया है, वितरण करने के लिए जूते दिए हैं। लेकिन अगर 99 जूते वितरण कर रहे थे तो ये 2 बोरों में कितने जूते वापस करने आ रहे थे? क्या किसी बच्चे को जूते मिले ही नहीं है, या किसी बच्चे के साइज ही नहीं आया वो जूते के लिए? हम फिर थाने में आए, थाने 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर वहाँ पहुँचा, उन्होंने लेके अपनी गाड़ी में बैठा के फिर दरोगा साहब पहुँचे वहाँ पे, उनसे बातचीत किया, अपने साथ बैठा के अपनी गाड़ी में लेके आ गए कि आप एप्लीकेशन लिख के लेके आ जाओ थाने में। हम एप्लीकेशन थाने में लिख के लेके आए। दरोगा साहब हमारी एप्लीकेशन तो पकड़ने की दूर बात करना नहीं चाह रहे हमारे से। अब हम गाँव वाले क्या करें, किसके पास जाएँ? एसएसपी साहब को फ़ोन किया, वो भी है, इनके साथ पूरा पैसा पार्टी है, ये सब लोकल जनता है, ये कोई पैसे वाले नहीं है। ये मास्टर जी पैसे वाले हैं, इनका काफ़ी आदमी है, पैसे वाले हैं, फोर्स पैसे वाले हैं, ठीक है। तो पैसा थाने में भर देंगे, कुछ नहीं होगा इनका। तो गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ नहीं कर सकती। वहीं गांव लखान स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 से भी एक मामला सामने आया है, जहां बच्चों द्वारा सफाई कराई जा रही थी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल की दीवारों पर चढ़कर हाथों में झाड़ू लिए सफाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर बच्चे दीवार से गिर जाते हैं और कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं स्कूल अध्यापकों की इस मनमानी की कवरेज करने पहुंचे संवाददाता के साथ कवरेज के दौरान अध्यापकों द्वारा अभद्रता भी की गयी। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने एशिया कप के दौरान खेले जा रहे भारत पाकिस्तान के मैच पर सट्टा लगाने वाले 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल नई मंडी कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एशिया कप के भारत पाकिस्तान के मैच पर कुछ लोग सट्टा लगा रहे थे, जहां पुलिस ने टीम के साथ मिलकर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने ऑनलाइन तरीके से लग रहे सट्टे को पकड़ा। वहीं पुलिस ने 9.5 लाख रुपए कैश, भारी संख्या में मोबाइल और कंप्यूटर व लैपटॉप भी बरामद किए हैं। एसपी सिटी ओमवीर सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा किया। मंडी पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मंडी क्षेत्र में कहीं जो एशिया कप चल रहा है इसमें सट्टे की शिकायत मिली थी। नई मंडी के निर्देशन में टीम ने काम किया। इंस्पेक्टर हमारे नई मंडी और वहाँ एक हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, उन लोगों ने मिलकर जब इस पूरे घटनाक्रम में लगे तो बड़े रोचक और रहस्यमयी तथ्य सामने आए, जो मौके से पुलिस को जानकारी हुई
इसमें जो एशिया कप चल रहा था, इसके विभिन्न मैचों पे ऑनलाइन सट्टा लग रहा था और वहाँ पे जो बरामदगी हुई है करीब 9.5 लाख की बरामदगी। इसके अलावा वहाँ पे जो सट्टा लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में मोबाइल फ़ोन, एलईडी और कंप्यूटर, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी, क्योंकि उस मैच की हर एक्टिविटी के ऊपर सट्टा लग रहा था। शुरू होने से लेकर और अंत तक उन्होंने पूरे मैच को सेशन में बांटते थे। पहले जैसे ही मैच का टॉस हो गया, उसके बाद फर्स्ट सेशन, उस सेशन में कितने रन बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे, कितने विकेट गिरेंगे, कितने नहीं गिरेंगे, हर एक्टिविटी पे इनके ऑपरेटर्स वहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें ये सभी लोग उसमें संलिप्त थे। और बरामदगी इनसे, जैसा मैं बता चुका हूँ, 9.5 लाख की है। इनमें से एक विकास नाम का जो सटोरिया पकड़ा गया है, ये वर्ष 2013 में भी थाना मंडी क्षेत्र से जेल गया था। यहाँ एक और तथ्य मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये आईपीएल में भी यहाँ की पुलिस को सूचना मिली थी, तो इसने अपना बेस यहाँ से हटा के देहरादून कर लिया था। वहाँ से कर रहा था क्योंकि ऑनलाइन था, इसके लिए कोई फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। इस बार इसने थोड़ी सी एहतियाती बरतते हुए अपने घर में ना करके अपने एक साथी को किराए का मकान दिलाया था, जहाँ पे ये पूरा काम कर रहे थे, ये मानते हुए कि शायद पुलिस ना पहुँच पाए। लेकिन पुलिस ने इसकी पूरा वो करके, इसमें अभी और भी जांच चल रही है, क्योंकि जो लगाने वाले हैं इनके और सहयोगी भी हो सकते हैं, तो उन पे भी पुलिस की कार्य चल रहा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करे योगी आदित्यनाथ जी को 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन शायद कुछ सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को इसकी जानकारी नहीं है। दरअसल मामला है मुजफ्फरनगर जनपद के बगरा ब्लॉक के गांव लखान स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 का, जहां आज भी वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही हैं और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, यहां तक कि उपराष्ट्रपति भी हामिद अंसारी को ही दर्शाया गया है। जरा आप भी इस तस्वीर को देखिए, जहाँ आज भी बगरा ब्लॉक के गाँव लखान स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ही हैं। बुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव फलौदा में 2 दिन पूर्व पत्नी पर तेजाब से हमला करने वाले नशेड़ी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी ओमवीर सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि छोटू नामक व्यक्ति ने नशे की लत के चलते अपने घर का सामान बेचना चाहा, तो पत्नी ने उसे रोक दिया, जिस पर छोटू ने अपनी पत्नी पर तेजाब डाल दिया, जिसमें उसकी पत्नी बुरी तरह झुलस गई थी। वहीं पुलिस ने झुलसी महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती करा आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी छोटू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। परसों रात पुरकाजी क्षेत्र में एक एसिड अटैक की घटना हुई थी। जांच से पता चला कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डाला था। उन दोनों में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट थी। उसकी पत्नी को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया और अब वो खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। उसके पति को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कारण क्या बताया सर उसमें? दोनों के अलग अलग वो हैं। इसका कहना ये है कि इसकी पत्नी के किसी से संबंध थे, लेकिन वो पत्नी जो पुलिस ने उससे बातचीत की, उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए कि वो ये जो इसका पति है ये आवारा किस्म का है। वो बेचारी पोछा वोछा करके अपना जो भी कमाती है, ये उस सारे पैसों को अपनी शराब और नशे की है उसमें खर्च कर देता है, क्योंकि इसके 7 बच्चे भी हैं। इसी को लेके इनके घर में विवाद होता था, उसी को लेके इसने इसके ऊपर तेजाब डाला। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना स्थित इलाहाबाद बैंक के ग्राहकों को उस वक्त भारी परेशानी का सामना करना पड़ा जब बैंक के कर्मचारी समय से बैंक में नहीं पहुंचे, जहां नकदी निकालने और जमा करने आए ग्राहकों को काफी इंतजार करना पड़ा। ग्राहकों ने बताया कि बैंक कैशियर 12 बजे के बाद आएंगे, तब जाकर नकदी आहरण का कार्य शुरू होगा। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के आदेशों का सरकारी मशीनरी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, जब बैंक में ग्राहकों की भीड़ आने के बाद भी कर्मचारी समय से अपने कार्यालय में पहुँच नहीं सकते। 12 बजे आऊँगी, पैसा पैसे लेके आऊँगी और क्या पैसे।
जनपद सहारनपुर के दून मेडिकल कॉलेज के फार्मेसी की छात्र छात्राओं ने गुरुवार को कॉलेज प्रशासन के स्टाफ पर ही शराब पीकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और थाना बिहारीगढ़ पहुंचकर सभी ने वार्डन और अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर भी दी। पुलिस ने सभी नामजद लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अब दून मेडिकल की छात्राओं से बातचीत कर अपनी सघन जाँच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर दून मेडिकल की छात्राओं ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। लगभग 3 साल से रह रहे वार्डन राकेश चौधरी रात में अक्सर हॉस्टल के अंदर शराब पीने के बाद हॉस्टल के कमरों की खिड़कियों और दरवाजों से ताक झांक करते थे। अभी तक कई छात्राओं के साथ वो छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे, लेकिन गुरुवार को सब्र का बांध टूट गया और गुस्से में छात्र छात्राओं ने सड़क पर हंगामा किया और हंगामे के दौरान दून कॉलेज के चेयरमैन प्रवीण चौधरी ने छात्र छात्राओं को हड़काया और धमकाया और कहा कि अगर तुम इसी तरह से सड़क पर हंगामा करोगे तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया के सामने आई तो कॉलेज के अंदर रह रहे स्टाफ और मैनेजमेंट में हड़कंप मच गया। मीडिया की कवरेज होते ही थाना बिहारीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके सभी आरोपियों को आनन फानन में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिहारीगढ़ पुलिस ने दून कॉलेज के चेयरमैन प्रवीण चौधरी, पिता इंद्र सिंह सांगवान, वार्डन राकेश चौधरी और 2 भतीजे तुषार व प्रियांशु को भी जेल भेजा है। छात्राओं की तहरीर पर वार्डन राकेश चौधरी के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज और बाकी 4 लोगों के खिलाफ शांति भंग की धारा में चालान हुआ है। यह प्रकरण थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र का है, जहां देर रात दून कॉलेज के छात्राओं द्वारा सूचना दी गई थी कि वहां का जो वार्डन है वो शराब के नशे में ताक झाक कर रहा है और गलत काम कर रहा है। इस सूचना पर फोर्स मौके पर पहुंची थी। इस प्रकरण में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही इस वार्डन को मेडिकल के लिए भेजा गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है और साक्ष्य के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। छात्राओं ने पुनः मैनेजमेंट के खिलाफ भी कुछ अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिस संबंध में गहन जांच की जा रही है। गुरुवार को सर्कुलर रोड स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार के तत्वावधान में सामाजिक अधिकारिता शिविर एवं निशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार कृष्णपाल गुर्जर उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद संजीव कुमार बालियान, सरधना विधायक संगीत सिंह सोम, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल, जिलाधिकारी राजीव शर्मा मौजूद रहे। वहीं इस दौरान 1261 दिव्यांगों को 1.5 करोड़ रुपए के सहायक यंत्र एवं उपकरणों का वितरण किया गया, जहां उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए सरकार की अन्य योजनाओं का भी बखान किया। मुजफ्फरनगर लोकसभा में हमारे यहाँ से लोकप्रिय मोदी जी की सरकार बनने के बाद दूसरा कैंप दिव्यांगजनों के लिए लगाया गया है। आज उनको निःशुल्क उनकी ज़रूरत के हिसाब से यंत्र उपकरण, जिनमें 135 मोटराइज साइकिल 80% से ज़्यादा दिव्यांगों को दी गई है। कुल 1261 लाभार्थी 1 करोड़ 37 लाख के आज यंत्र उपकरण को वितरित किए गए हैं। जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, अब तक हमने 400 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में इस तरह के विशाल मेगा कैंप लगाने का काम किया है। लाखों दिव्यांगजनों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से यंत्र उपकरण आधुनिक देने का काम किया है। 500 करोड़ से अधिक की लागत की, मतलब मोदी जी की सरकार आने के बाद ये विभाग को जीवंत और सक्रिय करने का काम किया गया है। नई नई योजनाएं दिव्यांगजनों के लिए, जैसे कॉकलियर इम्प्लांट, 5 साल तक के बच्चों को जो जन्म से मूक और बधिर हैं उनको 6 लाख रुपए का कॉकलियर इम्प्लांट भारत की सरकार, हमारा विभाग लगा के देता है। आज तक हम 1500 से अधिक ऐसे मूक बधिर बच्चों को ये कॉकलियर इम्प्लांट लगा चुके हैं और खुशी की बात है कि आज बहुत सारे बच्चे बोलने और सुनने भी लगे हैं। इसी तरह सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण हो, आवागमन हो, उसके लिए हमने ये स्कीम की है। एक नया 2016 दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 में हम लेके आए हैं। उसमें दिव्यांगताओं, जो पहले 7 तरह की दिव्यांगताओं को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता था, उसको बढ़ाकर हमने 21 कर दिया है। नौकरियों में आरक्षण जो 3% था उसको बढ़ाकर 4% कर दिया है। एजुकेशन में जो 3% था उसको बढ़ाकर 5% कर दिया है। इसी तरह हमने वयोश्री योजना लेके आए हैं, जिसमें 60 साल से ऊपर के जो BPL परिवार के बुजुर्ग हैं उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको कान की मशीन, व्हील चेयर, बत्तीसी, चश्मा, ये सब लगा के निःशुल्क देते हैं। ये नई योजना आई है। इस तरह दिव्यांगजनों के लिए पूरे देश में एक जैसा कार्ड हो, आई कार्ड हो, उसके लिए हमने यूनिवर्सल आई कार्ड बनाने का काम पूरे देश में किया है कि एक तरह का यूनिवर्सल आई कार्ड होगा। इसी तरह हमने
जर्मनी की ऑटोबॉक कंपनी से आधुनिक हाथ और पैर बने जो जर्मनी में बनते हैं वो हमने यहाँ बनाने शुरू किए हैं, समझौता किया। इसी तरह इंग्लैंड की मोटिवेशन कंपनी है जिससे हमने आधुनिक व्हील चेयर जो कभी इंग्लैंड में बनती थी आज भारत में कानपुर में बनने लगी है, वो हमने समझौता किया है। इस तरह से हमने मतलब हमारा आदरणीय मोदी जी की सरकार का एक ही संदेश है, एक ही लक्ष्य है, दिव्यांगजनों को सशक्त करना, मजबूत करना, स्वावलंबी बनाना और समाज की मुख्य धारा में लाना, क्योंकि दिव्यांगजन हमारे समाज का अभिन्न अंग है। इनको किसी की दया की जरूरत नहीं, इनको प्यार से की जाने वाली सहायता की जरूरत है और वो काम मोदी जी की सरकार यहाँ पर कर रही है। जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में राजपूत उत्थान सभा द्वारा नगर पंचायत हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रवादी समान अधिकार पदयात्रा को लेकर निकले शेर सिंह राणा ने पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि 16 सितंबर 2018 से उनके नेतृत्व में संविधान की मूल अवधारणा अवसर की समानता, समान न्याय की रक्षा हेतु सहारनपुर से आगरा तक राष्ट्रवादी समान अधिकार पदयात्रा शुरू की गई है। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा के नेतृत्व में 16 सितंबर 2018 से सहारनपुर से आगरा तक राष्ट्रवादी समान अधिकार पदयात्रा शुरू की गई थी, जो गुरुवार को जनपद शामली के कस्बा थाना भवन पहुंची, जहां राजपूत उत्थान सभा के सदस्यों ने उनका स्वागत किया और उनके विचारों को सुना। शेर सिंह राणा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की भारतीय नागरिकों के सम्मान में दिए गए निर्णय को पलटकर जाति आधारित प्रमोशन को आरक्षण एवं SC/ST एक्ट में संशोधित बिल पास कर देश की 80% आबादी को न्याय एवं संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का जो कार्य किया है वह भारतीय अखंडता एवं सामाजिक सद्भाव तथा न्याय व्यवस्था पर प्रहार है। उन्होंने बताया कि यात्रा का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को एक डोर में बांधना है, जिसके प्रथम चरण में सहारनपुर से आगरा तक 5 लाख युवाओं एवं जागरूक नागरिकों को एक सूत्र में जोड़कर अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए खड़ा किया जाएगा। इस अवसर पर राजपूत उत्थान सभा के सदस्य राहुल राणा, अनिवेश पुंडित, रजनीश राणा, लाखन राणा, बलराम राणा, कपिल, संजय आदि मौजूद रहे। यह यात्रा सहारनपुर से स्टार्ट हुई है और आगरा तक जाएगी। यह पद यात्रा है, इसका नाम जो है राष्ट्रवादी समान अधिकार पद यात्रा है। जो नया SC/ST के ऊपर जो अध्यादेश आया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर, यह उसके अध्यादेश के खिलाफ यात्रा है। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, जिसमें उसने कहा था कि बिना जांच के किसी को भी गिरफ्तार नहीं करना है। इसमें पहले हमारी मंशा थी कि हम 5 लाख नौजवानों को इससे जोड़ेंगे आगरा तक, लेकिन 4 दिन के अंदर ही करीब 40,000 युवा हमसे जुड़ गए। तो मुझे लगता है कि आगरा तक शायद 20-25 लाख युवा हमसे इस यात्रा से जुड़ जाएंगे। तो सरकार के खिलाफ कहाँ तक जाएंगे अगर सरकार इसमें जो है? यह सरकार के खिलाफ नहीं है, ये सभी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ है। ये किसी जाति या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह अन्याय के खिलाफ है। यह उस काले कानून के खिलाफ है जिसने इसको बनाया, और वहाँ पे किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हमारे पक्ष के बारे में, जो 80% देश की आबादी है उसके पक्ष में किसी ने नहीं बोला। यह उसके खिलाफ है। ये पम्पलेट है जो इस यात्रा से संबंधित है, इसमें पूरी जानकारी दी गई है यात्रा से रिलेटेड। और ये आई कार्ड जो है हम सभी लोगों को दे रहे हैं, करीब 40,000 से ज़्यादा युवाओं को ये आई कार्ड हम आज 5वां दिन है, इस 4 दिनों के अंदर दे दिया है हमने। और मुझे आशा है कि 5 लाख युवा हमारे ये मेरठ तक ही हो जाएंगे, आगरा तक तो पता नहीं कितने लाख हो। आप SC/ST को लेकर यात्रा निकाल रहे हो, क्या भविष्य में कोई राजनीतिक स्ट्रैटेजी आपका है? देखिए, अभी इस बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन हमारे समाज को एक सही प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है, ऐसा मुझे आभास हुआ अभी 5 दिन में। क्योंकि कोई भी पार्टी स्वर्ण समाज के लिए या OBC के लिए, अल्पसंख्यक के लिए सोचने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई सोचता तो आप बताइए, देश की 80% आबादी के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर जब कानून बन रहा हो और कोई भी राजनीतिक पार्टी आवाज़ तक ना उठाए, तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा कि कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी जो है 80% लोगों के खिलाफ, मतलब सब पक्ष में सोचने के लिए रेडी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने स्वर्ण समाज के नेताओं को अपग्रेड करना चाहती है, उनका कद बढ़ाना चाहती है स्वर्ण समाज को मनाने के लिए। तो मैं उन पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करूंगा, वो अपने स्वर्ण समाज के नेताओं को कद बढ़ाने की जगह उनका कद नीचे करें, क्योंकि वो लोग अपने समाज को संभाल नहीं पाए और स्वर्ण समाज जो है पार्टियों से नाराज़ हुआ। तो उनको इस बात के लिए सज़ा मिलनी चाहिए
और तभी वो समाज भी खुश होगा उन नेता उस पार्टी से कि देखो ये जो नेता हैं जिनके भरोसे पे हम इस पार्टी को वोट देते थे तो इसको जो है सज़ा मिली कि इसने हमारे लिए कुछ करा नहीं था। उनको अगर अपग्रेड करेंगे तो समाज में और गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि वो तो पार्टी के गुलाम हैं। अगर गुलाम को आज सिपाही को सेनापति बना दोगे तो वो तो पार्टी का और बड़ा गुलाम हो जाएगा, तो समाज को उससे क्या फायदा होगा। जनपद सहारनपुर में जहारवीर गोगा महाडी का मेला भादों की दशमी को अंग्रेजों की हुकूमत के समय से चला आ रहा है। इस महाडी के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर पुराने समय में खुद गोगा जी महाराज ने प्रकट होकर दर्शन दिए थे और नेजा देकर अपना प्रचार करने को कहा था। इस मेले में लाखों की तादाद में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचकर प्रसाद चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं। पर 19 तारीख की रात करीब 10:30 बजे कुछ छड़ी के भक्तों में आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हुई और देखते ही देखते इनकी आपसी लड़ाई इतनी बढ़ गई जिसमें कि श्रद्धालु व भक्त घायल हो गए व मेले में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच शांति व्यवस्था कायम की। गुरुवार को सर्वखाप कश्यप आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहा कश्यप समाज का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा, जहां गुरुवार को महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर हवन पूजन का कलेक्ट्रेट परिसर में ही आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा कश्यप समाज के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जयंती हमने यहाँ इसलिए मनाई, हमारा 1 महीने से अनिश्चितकालीन धरना हमारी मांगे हैं अनुसूचित मांग को लेकर, उसके लिए हमने धरना यहाँ लगातार हमारा चल रहा था। जो हमारी जयंती क्षेत्र में मनती थी, गांव-गांव जयंती मनती थी, हमने सब समाज से निर्णय ले गए ये जयंती को यहीं मनाया, जिससे कि शासन प्रशासन को भी लगे अब ये यहाँ से उठने वाले नहीं और ये हमारा धरना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये लगातार धरना हमारा चलता रहेगा। 1 महीना होने के बाद यहाँ किसी शासन ने किसी प्रशासन ने हम लोगों से ये भी नहीं पूछा कि भाई आपकी मांग हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। दूसरी बात, हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ बुलाकर इन लोगों को ये कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। हम लोगों को बुला के लखनऊ के अंदर कहते हैं कि हाँ इस समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन एक विशेष पार्टी एक विशेष जाति के लोगों को, कल आपने पेपर में देखा होगा, विशेष जाति के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई हम आपके लिए कोर्ट में पैरवी करेंगे, मगर जो सक्षम लोग हैं उन लोगों की तो हमें पैरवी करते हैं और जो हमारी जायज मांग है, हमारी इतने दिन से मांग है, कोई नाजायज मांग नहीं है, हमारी मांग को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो हमसे सक्षम लोग हैं उन लोगों को कोर्ट में पैरवी करने को तैयार है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। गुरुवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 8,150 रुपए का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। आज हमने सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन की ओर से केरल के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ 8,150 रुपए का एक ड्राफ्ट माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भिजवाया है। इसके अतिरिक्त हम 1 अक्टूबर 2018 को वरिष्ठ नागरिक दिवस को चेतावनी दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि हमारी 22 मांगे सरकार के लेवल पर अवशेष पड़ी हैं, जिसका निस्तारण करने में सरकार आनाकानी कर रही है, जिसमें से कुछ मांगे ऐसी हैं जिनमें केंद्र से निर्णय होना है, कुछ मांगे ऐसी हैं जिसमें प्रांत से निर्णय होना है। तो हम लोग पीड़ित हैं, हम अपनी पीड़ा को इस कार्यक्रम के माध्यम से शासन को और सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। और आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर से हटकर।